नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स ट्यूटोरियल में। देखिए, इकोनॉमिक्स क्लास 12 का सेट 8 आप लोग को हम करवा चुके हैं। अभी जो कराने वाले हैं सेट 9। टोटल बताए थे कि 12 सेट है, जिसमें 8 सेट आप लोग का हो चुका है। अभी जो करा रहे हैं सेट 9। इसके अलावा भी आप लोग देखे होंगे कि 2 मार्क्स का 60 क्वेश्चन गेस हुआ होगा और 5 मार्क्स का भी देखिए आप लोग का कितना क्वेश्चन सेट हुआ है, 25। इसको भी आप लोग अच्छा से देख लेना, आप लोग का यूट्यूब पर चला गया होगा। 2 मार्क्स वाला 60 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला कितना क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, ये यूट्यूब पर गया है। इसको भी पूरा देख लेना है। आप जानते हैं कि टोटल 8 क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, जिसमें से आपको बनाना कितना है, 4। ये 25 क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन का आप कॉपी में नोट कर लेना। ये कभी आप लोग मत सोचना कि आएगा तो एग्जाम में देख लेंगे, ऐसा धारणा नहीं। आप अभी जिस तरह से 60 क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लिए, इसी तरह से 25 क्वेश्चन भी है 5 नंबर वाला, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लो। यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मैसेज करना, पीडीएफ हम आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक ना। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए फटाफट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है। विच टाइप ऑफ करेंसी इशू बाई सेंट्रल बैंक। ये तो बहुत कोई जान रहा होगा। चलन मुद्रा करेंसी, साख मुद्रा क्रेडिट मनी। बता दे कि ये जो क्रेडिट मनी जो होता है ना, कॉमर्शियल बैंक इशू करता है, ये सेंट्रल बैंक का काम नहीं होता है। तो फर्स्ट पता चल गया, इसका काम खत्म है। क्वाइन भी सेंट्रल बैंक करता है, इसमें लिखा ऑल ऑफ एबव। तो देख लेना, आप सिंपल देखोगे ना तो आपको दोनों ऑप्शन सही लगेगा, ए भी और सी भी। लेकिन यहाँ पर करेंसी दिया है, करेंसी मतलब दोनों होता है। करेंसी मतलब आपका होता है दोनों, पेपर नोट और दूसरा क्या होता है, क्वाइन, दोनों होता है करेंसी का मतलब। इसीलिए यहाँ पर ए और सी ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए हम किस ऑप्शन में टिक लगाएंगे, केवल ए। क्यों? क्योंकि करेंसी तो दे ही दिया, करेंसी में दोनों चीज होता है, पेपर करेंसी या दूसरा क्वाइन। तो करेंसी में दोनों आ गया, पेपर करेंसी भी और क्वाइन। इसीलिए इसका आंसर कौन सा सही होगा, ए होगा। क्योंकि क्रेडिट मनी केवल कॉमर्शियल बैंक इशू करता है, सेंट्रल बैंक के काम नहीं होता है। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग सारे स्टूडेंट गेस क्वेश्चन पढ़े ना, ठीक ना। 25 को देखिए, 5 नंबर वाला भी है और 2 नंबर वाला। तो 60 को देखिए, क्लास में एक करके हम रिवीजन भी करवा दिए होंगे। चैप्टर के साथ साथ सारा सेट क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन आप लोग का हो चुका है। 5 नंबर में खुद एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना सब। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साख नियंत्रण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में कौन से है। विच इज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। बताइए, क्रेडिट कंट्रोल का इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। कीमत स्थिरता स्थापित करना, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। यस। विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि के उपाय करना, टू प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका बाबू आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विच वन इज ट्रू। बताइए इसमें से कौन सा सही है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक देश के व्यापारिक बैंकों को ऋण देने को तैयार होता है। बैंक रेट इज ए रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक। ये तो सही है, क्योंकि बैंक रेट का यही डिफिनेशन होता है। बैंक दर एवं ब्याज दर दोनों में अंतर होता है। यस, 100% अलग है। बैंक दर उसको बोलते हैं, बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट। अब तो जान ही रहे हैं कि बैंक रेट वैसा रेट है जिस पर आरबीआई लोन किसको देती है,
कॉमर्शियल बैंक को, कॉमर्शियल बैंक को। लेकिन इंटरेस्ट रेट अलग है। इंटरेस्ट रेट उसको बोलते हैं जो एक कॉमर्शियल बैंक किसको लोन देता है, अपना कस्टमर्स को, जैसे आम सोसाइटी को जो लोन देता है। तब बैंक रेट समझ में आ गया, जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। इंटरेस्ट रेट किसको बोलते हैं, जिस पर बैंक लोन देता है किसको, कस्टमर्स को। कोई दिक्कत? अब देखिए एक सेकेंड, ये तो समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या है, सही है। आगे देखिएगा, बैंक दर केंद्रीय बैंक की पूर्ण कटौती दर है। बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग बताओ तो इसका ऑप्शन क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है, विच इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यहां पर निम्नलिखित होगा, यहां पर आप लोग लिख लेना निम्नलिखित, विच इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव बैंक रेट ये तो है ही, नैतिक दबाव ये नहीं है, ये क्वालिटेटिव मेथड में आता है। खुले बाजार की क्रियाएं ओपन मार्केट ऑपरेशन ये भी है। नगद कोष अनुपात में परिवर्तन चेंज इन सीआरआर ये भी है। आपसे देखो पूछा कि कौन नहीं है, तो इसमें से कौन नहीं है, मॉरल सक्सेशन ये आपका नहीं है। ये क्वालिटेटिव में आता है। ये किस में आता है, क्वालिटेटिव में। व्यापारिक बैंक को अपनी कुल अस्थिर के एक निश्चित अनुपात में जमा अपने पास तरल रूप में रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। हर बैंक को जरूरी होता है कि अपने पास एक एसेट के रूप में क्या करें, रखे। देख लो, every bank is required to maintain fixed percentage of its deposit in the form of cash is called। हर बैंक को जरूरी होता है कि उनके पास जितना भी डिपॉजिट आया है, बैंक आप लोग देखो SLR लिखवा है कॉपी में भी, SLR। हर बैंक को जरूरी होता है कि उसके पास जितना भी डिपॉजिट आया उसका एक निश्चित परसेंट बैंक किसके पास रखे, खुद के पास। उसको क्या बोलते हैं, इसी को वैधानिक भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, वैधानिक भी बोला जाता है, तरल अनुपात। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। हर बैंक को जरूरी होता है कि वो अपना टोटल डिपॉजिट का, टोटल एसेट का एक सर्टेन परसेंटेज क्या करे, खुद के पास रखे। चलिए आगे चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, बताओ जल्दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन, कब इस्टेब्लिश हुआ है, 1935। है तो सब जाना होगा, कोई दिक्कत। चलिए ये सब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, पूरा एक एक करके आप लोग फटाफट पढ़ते रहो। मौद्रिक नीति का संबंध है, बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड विथ, मॉनेटरी पॉलिसी आपका किससे रिलेटेड होता है, सार्वजनिक व्यय से, पब्लिक एक्सपेंडिचर से, करों से, टैक्स से, सार्वजनिक ऋण से, पब्लिक डेट से, खुले बाजार की क्रियाओं से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। बताइए ये आपको क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। मॉनेटरी पॉलिसी आपको किससे रिलेटेड होता है, किससे रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्स हो गया, पब्लिक डेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया। टैक्स से डी, किससे रिलेटेड होता है मॉनेटरी पॉलिसी, चले देख लेना। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ना, किससे रिलेटेड आपको होता है,
फिस्कल पॉलिसी इससे रिलेटेड होता है, ठीक ना। चलिए, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इशू पेपर करेंसी इन कंट्री? पेपर करेंसी कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बैंक, ये तो काम ही नहीं है, ये तो पहले ही साइड हो गया। व्यापारिक बैंक, ये तो करेंसी कभी इशू नहीं करता है। सेंट्रल बैंक, यस, केंद्रीय बैंक। हर देश में करेंसी इशू करने का, पेपर करेंसी, किसके पास राइट होता है? सेंट्रल बैंक के पास। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। तो केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू। सेंट्रल बैंक अपना क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है? बैंक दर जारी करके, बैंक रेट के द्वारा, खुले बाजार प्रक्रिया जारी, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा, सीआरआई के जरिए, कैश रिजर्व रेशियो के जरिए। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें, इसको पूरा पढ़ते रहिए मन भर। आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण गुणात्मक विधि है? आपको देखो पहले भी बताएं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल का दो मेथड होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आता है सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, ये सब आता है। लेकिन आपको देखो क्या पूछा है, इसमें से कौन सा आपके क्या है? क्वालिटेटिव मेथड है। बताइए, बैंक दरों, बैंक देखिए, बैंकों के नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, वेरिएशन इन कैश रिजर्व रेशियो, नहीं, ये क्वांटिटेटिव मेथड है। ये कौन सा मेथड है? तो ये नहीं होगा। दूसरा, उपभोक्ता साख पर नियंत्रण, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, खुले बाजार का कार्यक्रम, ओपन मार्केट, और ये भी आपका कौन सा है? क्वांटिटेटिव है। बैंक दर में परिवर्तन, ये भी आपका क्वांटिटेटिव है। लेकिन आपसे पूछा क्या है? क्वालिटेटिव, गुणात्मक आपसे पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। गलत हो गया सबको? समझ में आ गया? इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। सब प्रैक्टिस करते रहो मन भर। आगे देखो, मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये तो अभी भी बताएं, प्राइस स्टेबिलिटी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। कोई दिक्कत? चलो, 50 में 50 आना चाहिए किसी भी हालत में। अगला पॉइंट देखिए, मुद्रापूर्ति का नियमन का काम करता है। हु रेगुलेट मनी सप्लाई? बताओ, इंडिया में मनी सप्लाई कौन रेगुलेट करता है? भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यस। मनी सप्लाई इंडिया में करता कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगला का आंसर बताओ तो फटाफट देखिएगा। साख मुद्रा का विस्तार होता है जब सीआरआर, अब तो जान ही रहे, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज व्हेन सीआरआर। ऐसा क्वेश्चन एक बताए हैं, शायद आप लोग का सेट नंबर 8 में बताया गया होगा आपका। सीआरआर बोला कि क्रेडिट मनी इंक्रीज होगा जब सीआरआर क्या होगा? डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत? चलो, ये बताया हुआ क्वेश्चन आपका है। अब बताओ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, कौन होगा? हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन कौन है? संरक्षक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC नहीं। कौन सा है? कस्टडियन RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो फटाफट। केंद्रीय बैंक ऐसा कह के ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाई, इसका क्या होगा? पुनः खरीद पर रेपो रेट बढ़ाकर रेजिंग रेपो रेट, प्रति पुनः खरीद पर रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर रेजिंग रिवर्स रेपो रेट। आपको बताई है कि रेपो रेट किसको बोलते हैं? वैसा रेट जिस पर RBI लोन देती है, किसको? कॉमर्शियल बैंक को। सिंपल तरीके से समझाना हो तो रिवर्स रेट इसका उल्टा होता है। वैसा रेट जिस पर RBI को सम टाइम शॉर्ट टर्म के लिए रुपए की जरूरी होता है ना, तो अपना सिक्योरिटी चाहे तो बेचेगा और उससे फंड लेगा। किससे? कॉमर्शियल बैंक से। सिंपल याद रखना, रेपो रेट वैसा होता है जिस पर RBI लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को। रिवर्स रेपो रेट उसको बोलते हैं जब RBI लोन लेता है कॉमर्शियल बैंक से। ये सिंपल तरीका माइंड में बैठा के चलो। आगे देखिएगा, सरकारी प्रतिभूति खरीद कर, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर? आगे देखिएगा, सरकारी प्रतिभूति बेचकर, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसका आप आंसर क्या मान लो? डी कर लो। कोई दिक्कत? आगे देखिएगा, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ क्रेडिट, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज, सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या है? केंद्र सरकार का बैंकर एजेंट सलाहकार, ये तो आप जान ही रहे। द बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट, ये तो 100% सही है। बैंकों का बैंक, बैंकर ऑफ बैंक, सारे बैंकों, यदि किसी भी बैंक को रुपए की जरूरी होता है तो सीधे कहाँ पर जाता है? RBI के पास। किसी बैंक को कोई शिकायत भी होता है, कंप्लेन, तो वो भी कहाँ जाता है? RBI के पास। अब बताओ तो, नोट जारी करना, इशूइंग करेंसी नोट, ये भी तो सही है। इसका सही आंसर जो होगा ये डी होगा। भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, बताओ कौन सा ऑप्शन है? केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, नॉन ऑफ दीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक सेंट्रल बैंक है। किसी को डाउट यहां तक? सब माइंड में बैठाते चलो। भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है, देखो नोट में भी लिखवाया गया है। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशू बाई, इंडिया में 1 रुपी नोट कौन इशू करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। फिनांस, ये समझा गया ना, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी करेंसी RBI करता है, केवल 1 रुपए के करेंसी कौन करता है? फिनांस मिनिस्ट्री। बाकी जितना भी हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200, 500, ये सब के सब करता कौन है? ये सब के सब RBI। केवल 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? फिनांस मिनिस्ट्री। बाकी सबको कौन करता है? RBI। कोई दिक्कत? किसी को डाउट नहीं है? चलो, हाँ, एक इसलिए रखा है, आपको बताए हैं कंट्रोलिंग के लिए, ताकि फिनांस मिनिस्ट्री को भी तो पता चले ना कि इसको बनाने में कॉस्ट कितना लग रहा है, इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका लाइफ क्या है, ये कितने, हमारे देश में कितना सप्लाई है, इसके पास भी तो कुछ कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए ना। हाँ, अभी कहीं बात कर रहे हैं, समझ में आ गया? चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। इसमें तक किसी को डाउट नहीं है? 1 रुपए के करेंसी कौन बनाता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय बनाता है 1 रुपए का करेंसी। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय बैंक के रूप में सरकार के सार्वजनिक ऋण का
प्रबंधन करता है। सेंट्रल बैंक एज द, देखिए यहाँ से थोड़ा सा लाइन मिस्टेक हुआ है। सेंट्रल बैंक एज द, यहाँ पर डॉट डॉट होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा जल्दी जल्दी में लोग कर देता है नाइट में, ये डॉट डॉट है। सेंट्रल बैंक मैनेज पब्लिक डेट ऑफ, यहाँ पर होगा ऑफ द गवर्नमेंट, ये वाला लाइन जो था ना यहाँ पर आएगा ऑफ द। अब पढ़ देते हैं, सेंट्रल बैंक एज मैनेज द पब्लिक डेट ऑफ गवर्नमेंट। बताइए, विदेशी मुद्रा का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, प्रतिनिधि, एजेंट के रूप में याद रखना काम करता है। ये जो आरबीआई है, आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के एक एजेंट के रूप में काम करता है। एजेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में कहीं इन्वेस्ट करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में कहीं एग्रीमेंट करना। तो ये जो आरबीआई होता है, कोई दिक्कत, एजेंट के रूप में काम होता है। बोलिए, हाँ, एडवाइसर का मतलब कोई कोई चीज़ को एडवाइस देता है, जैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, देश में हमारा कितना मॉनेटरी सिस्टम कैसे कंट्रोल होगा, देश को महंगाई कैसे कंट्रोल करें, कभी कभी देश में डिफ्लेशन आ जाता है तो उस डिफ्लेशन को कंट्रोल कैसे करें, ये सबसे रिलेटेड आरबीआई को क्या किया जाता है, आरबीआई एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसलिए एडवाइसर अलग है, एजेंट अलग है। एजेंट मतलब होता है कि आपके बदले में कुछ काम हो रहा है, समझ आया। चलिए आगे देखें, वित्तीय सलाहकार, फिनेंशियल एडवाइसर, इसका समझ में आ गया। सुपरविजन क्या है, सुपरवाइजर, ये समझ में आ गया। अब बताइए इसका सही सही बताओ आप लोग। सेंट्रल बैंक एज मैनेजर मैनेज पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, सुपरवाइजर्स, ये पब्लिक डेट को मैनेज करता है। केंद्रीय बैंक डॉट डॉट के रूप में सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करता है। ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, एजेंट। चलिए देखते रहो, सेंट्रल बैंक मैनेज पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं होगा, ये सरकार के बदले कुछ मैनेज करता है। इसका क्या होगा आंसर, एजेंट। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, बताइए। क्रेडिट कंट्रोल के क्वालिटेटिव मेथड में किसको शामिल करेंगे, ऋणों की सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन, चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये भी तो सही है। साख की राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग, ये भी सही है। प्रत्यक्ष कार्रवाई, डायरेक्ट एक्शन, ये भी सही है। इसका सबसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, नोटों का निगमन, इशू ऑफ नोट, ये तो है ही, ये तो सेंट्रल बैंक खुदे करता है। साख सृजन ये नहीं करता है, ये कॉमर्शियल बैंक का काम है। ये किसका काम है, कॉमर्शियल बैंक का। आगे देखो, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये तो सेंट्रल बैंक खुदे करता है। बैंक दर का निधान, फिक्सेशन ऑफ बैंक, ये भी आरबीआई करता है। ये काम केवल किसका है, कॉमर्शियल बैंक का। आपसे देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फंक्शन, मतलब इसमें से आरबीआई का फंक्शन कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। सन 2016 में किए गए विमुद्रीकरण मतलब डिमोनिटाइजेशन, इसका मतलब में किस मूल्य के नोट को बाजार प्रचलन से बाहर किया गया। इन द मोनिटाइजेशन, देखिए इन द डिमोनिटाइजेशन, याद करो इंडिया में हाल ही में डिमोनिटाइजेशन कब हुआ था, 2016 में। डिमोनिटाइजेशन मतलब होता है कि कुछ पुराने करेंसी को बंद कर देना
और उसके स्थान पर कुछ नया करेंसी को क्या कहना, इशू कहना। इसको हम लोग बोलते हैं डीमोनिटाइजेशन। डीमोनिटाइजेशन मतलब समझ में आ गया ना। चलिए आगे देखें। इन द डीमोनिटाइजेशन डन इन 2016 which denomination of currency were taken out of circulation। सी होगा। पांच सही है। 500 1000 के नोट को सर्कुलर से क्या किया गया, बाहर किया गया। 2016 में दो ही करेंसी ना बंद किया गया, एक 500 का नोट और दूसरा 1000 का नोट, दो करेंसी को बंद किया गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए इसी को बोलते हैं विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण मतलब पुराने नोट को बंद करना, हो सके तो उसके स्थान पर नया नोट इशू करना। चलिए अब आगे बताओ तो नेक्स्ट। निम्न में से किस परिस्थिति में मुद्रा के पूर्ति में कमी हो सकती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी इसमें से कैसे घटेगी बताइए। बैंक दर में कमी, डिक्रीज इन बैंक रेट, सीआरआर में वृद्धि, आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय। चलिए परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाई आरबीआई देख लीजिए। परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाई आरबीआई, इसमें से क्या बोला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन देयर कैन बी डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी। पहले तो आप लोग को हिंट के लिए बता दे, इसे तो सब लिखवाए हैं। सप्लाई ऑफ मनी कहते किसको हैं, जितना मनी पब्लिक के पास है, जितना मनी सारे बैंकों के पास है, उसको बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी। देखिए पूरा डिफिनेशन आपको बताए हैं, पूरा लिखवाए भी, शॉर्ट में बता दिए। तो अब बताइए सप्लाई ऑफ मनी कब घटेगा हमारे देश में, जब किस में घटेगा, बैंक रेट में घटेगा। जब आपका सीआरआर का रेट में क्या होगा, बढ़ेगा। या देखिए बैंक रेट यदि घटेगा ना, इसका मतलब क्या है कि जब बैंक रेट घट गया ना, तो सारा कॉमर्शियल बैंक चाहेगा कि हम आरबीआई से ज़्यादा क्या करें, लोन लें। ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि सप्लाई आपका बढ़ जाए, लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, क्या बोला है, कब घटेगा। अब देखिएगा इंक्रीज इन सीआरआर। सीआरआर यदि बढ़ता है ना, तो इसका मतलब बताए हैं कि सारे कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा रुपया कहाँ जमा करना होगा, आरबीआई के पास। तो सप्लाई तो घटेगा ही ना, उसके पास डिपॉजिट का कैपेसिटी घटेगा। परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय आरबीआई, यदि आरबीआई जैसे सिक्योरिटी खरीदता है ना, तो रुपया आरबीआई से निकल के कहाँ चल जाएगा, कॉमर्शियल बैंक के पास। लेकिन जैसे कॉमर्शियल बैंक के पास जाएगा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, लेकिन आपको बोला क्या है, घटेगा। तो किस केस में घटेगा, समझ में आ गया, इसका ऑप्शन बी होगा। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन याद करते चलिए फटाफट। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए बैंक दर, फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बैंक रेट इज इंक्रीज, डिक्रीज, केप्ट कांस्टेंट, केप्ट जीरो। समझ में आ गया ना। देश में यदि महंगाई क्यों होता है, कोई पूछे कि देश में महंगाई क्यों होता है, मुद्रास्फीति मतलब होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल होता है महंगाई। हमारे देश में महंगाई क्यों आ जाता है, क्योंकि आम इंसान के पास से रुपया पैसा ज़्यादा हो जाता है। किसी के पास पैसा नहीं रहेगा तो महंगाई हो जाएगा। 10 रुपए के चीज़ को कोई यदि 50 में दे रहा है, आपके पास से रुपया नहीं है, तो क्या हम 50 में ले लेंगे। जिसके पास रुपया रहता है वही ना 10 के सामान को 80 रुपया में ले लेता है। क्यों, क्योंकि वो नहीं ले रहा है, उसके रुपया गर्मी दे रहा है कि जाओ जल्दी ले लो। समझ में आ गया। तो सारा रुपया ही महंगाई लाता है। तो महंगाई कब होता है, जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा रुपया हो। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, बैंक रेट में बढ़ाना होगा। बैंक रेट में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आरबीआई अपना रेट बढ़ाएगी। कॉमर्शियल बैंक इससे क्या होगा, कम से कम लोन लेगा। कहाँ से, आरबीआई से। तो लोन कम लेगा तो पब्लिक को भी कम ही देगा। ऑटोमेटिक यहाँ पर इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहाँ पर है? ये सब तो हो जाना चाहिए, पता होना चाहिए सबको। कहाँ पर है? मुंबई में हेड क्वार्टर, सारा नोट में लिखवाया भी गया है। आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। सेबी का हेड क्वार्टर सारा एक एक करके आप लोग पढ़ते रहो। सेबी का हेड क्वार्टर, हेड ऑफिस कहाँ पर है? सब बताए है ना? चलिए ठीक, मुंबई में। सब पूरा एक एक करके रटते चलो, तब ना हाई स्कोरिंग होगा। एक मिनट रुकना। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीयूटी में आया था क्वेश्चन। ये जो है सीयूटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ तो। भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं तथा वैध मुद्रा के रूप में कार्य करते हैं। इन द इंडियन आर इशू बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमी एंड एक्ट एज लीगल टेंडर मनी। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सभी मूल वर्गों के सिक्के, क्वाइन ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस, एक रुपए नोट के अलावा। ये ऐसा थोड़ी है कि सारा करेंसी आरबीआई थोड़ी है इशू करता है, नहीं ना। एक रुपए का करेंसी फिनांस मिनिस्ट्री करता है, वित्त मंत्रालय। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे भी सही नहीं होगा। आगे देखिए, एक रुपए के नोट के अलावा मतलब छोड़कर विभिन्न मूल वर्गों के करेंसी नोट, यस, करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन एक्सेप्ट 1 रुपी। ये तो सही है। एक रुपए का नोट आरबीआई इशू नहीं करता है। आरबीआई एक रुपए का नोट इशू बाकी सब आरबीआई करता है। डिमांड डिपॉजिट्स नहीं, डिमांड डिपॉजिट ये तो कॉमर्शियल बैंक का काम है। चले, इसका सही आंसर क्यों कौन सा होगा? केवल 2 नंबर 2 देखो कहां पर है, ए वाला बी, ओनली 2, ठीक ना। ये इसका ऑप्शन केवल कौन सा होगा? बी होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। चलिए, पूरा क्लियर दिख रहा है ना? चलिए अब आगे देखिए, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। आगे देखिए, फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमिक्स। अब बताओ इसका सही ऑप्शन क्या है? आपको यहां पर फिलिंग ब्लैंक करना है। यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा? कॉमर्शियल बैंक्स, वाणिज्य बैंक, ये तो समझ में आ गया ना। फॉर्मुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमिक में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता कौन है? कौन बनाता है हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी? कॉमर्शियल बैंक। इसको तो पॉलिसी बनाना काम नहीं है, या खुद के लिए बेचारे अपना बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारा मनी से रिलेटेड पॉलिसी बनाने का राइट किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे देखिए, न आप लोग पता ना 4 गो नसीमम कमेटी आप लोग पढ़े हो। नसीमम कमेटी 1, नसीमम कमेटी 2, वायमा कमेटी, गोयपोरिया कमेटी। टोटल कितना कमेटी है? 4 कमेटी है, ठीक ना। आगे देखिए, नसीमम समिति का संबंध निम्नलिखित में किससे है? विथ विच नसीमम कमिटी इज रिलेटेड टू। बताओ किससे रिलेटेड है? कर सुधार से, टैक्स रिफॉर्म नहीं, बैंकिंग सुधार, यस। नसीमम कमिटी आपको किससे रिलेटेड होता है? बैंकिंग रिफॉर्म से।
ये आपका नसीमम कमिटी किससे रिलेटेड होता है? बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। दूसरी देखो, नसीमम समिति दो था, फर्स्ट सेकंड। दूसरी नसीमम समिति का गठन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर द सेकेंड नसीमम कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? सेकेंड नसीमम कमिटी कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1998 में। पहला हुआ था फर्स्ट, सेकेंड के यहां पर बात हो रहा है। क्या हो रहा है? सेकेंड नसीमम का कब हुआ था? सेकेंड। समझ में आ गया सबको? डाउट नहीं है? पूरा एकदम से जितना हो सके प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं कि एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो पूरा हो गया। एमसीक्यू में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। एमसीक्यू में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में थोड़ा गलत भी हो गया तो चलेगा, स्टेप मार्किंग मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक जगह पर बी कर दिए तक कल्याण हो गया, काम में समाप्त। अब क्यों कैसे को वहां पर बाजारे नहीं है। समझ में आ गया? तो ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। चलिए, अब बताओ तो, बैंकिंग लोकपाल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई? बैंकिंग और मैनेजमेंट स्कीम वाज अलाउंस इन द ईयर। बताइए, बैंकिंग और मैनेजमेंट स्कीम कब लाया गया था? 1995 में। बैंकिंग लोकपाल, देखिए, बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? विच वाज इंक्लूडेड इन द परव्यू ऑफ बैंकिंग और मैनेजमेंट स्कीम? इसमें किसको शामिल किया गया है? बताइए। सभी अनुसूची बैंक, ऑल शेड्यूल बैंक्स, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, वाणिज्य बैंक, ऑल ऑफ एबव। एक सेकंड। देखिएगा कितना नंबर क्वेश्चन था? 31। देखिए, बैंकिंग बैंकिंग लोकपाल योजना के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है? विच वाज इंक्लूडेड इन परफ्यू ऑफ बैंकिंग और मैनेजमेंट स्कीम? सभी स्कीम, सभी अनुसूची बैंक, ऑल शेड्यूल बैंक्स, सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, ऑल ऑफ दी। ये जो स्कीम है ये सभी पर लागू होगा। ये जो स्कीम है ये सभी पर लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हो गया ना। आगे देखें, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? विच कमिटी was constituted for suggesting consumer service improvement in बैंक? राजा, देखिएगा, चैलिया समिति, आपका गोयपोरिया समिति, वायमा समिति, चक्रवर्ती समिति। बैंकिंग ग्राहक को सुधार करने के लिए कौन सा कमिटी आया था? चलिए, ये इसका होगा
गोपोरिया कमेटी। आगे देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों के पुनर्जीवन एवं उसकी पुनः संरचना हेतु निम्नलिखित में किस समिति का गठन हुआ? फॉर रिवाइवल एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ वीक बैंक ऑफ पब्लिक सेक्टर विच कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। कमजोर बैंकों को वापस रिवाइवल करने के लिए और स्ट्रक्चर करने के लिए कौन सा कमेटी का गठन हुआ? दोबारा चलिए, कौन सा कमेटी का? वाइमा कमेटी। कौन सा कमेटी का हुआ था? वाइमा कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों के लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किया। आरबीआई अलाउंस द गाइडलाइंस टू इशू लाइसेंस टू न्यू बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बैंक को लाइसेंस देने की काम कब से शुरू हुआ, बता सकते हैं आप लोग? जनवरी 1993 से। देखिए, जनवरी 22 जनवरी 1993, मार्च 15 मार्च 1995, 1 अप्रैल 1999, नॉन ऑफ दीज। पहली बार जो आरबीआई प्राइवेट बैंक को जो लाइसेंस देने के काम किया ना, कब किया है? 22 जनवरी 1993 से। प्राइवेट बैंक को लाइसेंस देने के काम कब से हुआ है? 22 जनवरी 1993 से। आगे देखिएगा नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? ये तो आप जान ही रहे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें तक किसी को डाउट नहीं है। आगे देखिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया बिगिन। भारत में बैंकिंग सेक्टर का सुधार कब से शुरू हुआ? एक सेकेंड, चलिए क्वेश्चन पढ़िए फटाफट, बात नहीं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया बिगन फ्रॉम, बताइए कब से इसका स्टार्टिंग हुआ? 1969, 1989, 1991 से। कब से स्टार्ट हुआ? 1991 से स्टार्ट हुआ बैंकिंग सुधार नियम। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यवसायिक के बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया। 14 बिग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया व नेशनलाइज। इंडिया में 2 बार बैंक का नेशनलाइज हुआ। एक हुआ था कब? देख लो, 1969 को। एक हुआ था 1969 को 14 बैंक। एक बार कब हुआ था? 1969 को 14 बैंक को नेशनलाइज हुआ। इसके बाद भी हुआ, इसके बाद 1980 में भी कितना बैंक का नेशनलाइज हुआ? 6 बैंक का। तो आपसे पूछा है कि 14 बिग शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज इन। 14 बैंक को पूछेगा कि कब नेशनलाइज हुआ, तो 1969 को। यही पूछेगा कि 6 बैंक को नेशनलाइज कब हुआ, तो कब हुआ 6 बैंक को? 1980 को, 1980 को। 14 बैंक 1969 को, और 6 बैंक कब हुआ था? समझा गया? 1980 को, 1980। ये बहुत आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में रिजर्व बैंक, देखिए भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से जुड़ा हुआ है। विच इज एसोसिएटेड विथ
रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के सुधार से इसमें से कौन सा जुड़ा हुआ है? या 1991 नरसिम्हम कमेटी, आगे देखिए वाईडी रेड्डी कमेटी, आपका ए और बी बोथ। यस, इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी बोथ। ये दोनों के दोनों आपको किससे रिलेटेड है? ये दोनों के दोनों आपका बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलिए। नरसिम्हम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? नरसिम्हम कमिटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू रिफॉर्म ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? बताइए, टैक्सेशन रिफॉर्म से, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म से, बैंकिंग रिफॉर्म से। नरसिम्हम समिति किससे रिलेटेड होता है? बैंकिंग रिफॉर्म से, बैंकिंग सुधार से। कोई डाउट यहां तक नहीं? ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन अभी अभी हम बताए थे, आप कहाँ ही गया? देखिएगा, 15 अप्रैल 1980 को कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज ऑन 15 अप्रैल 1980? अभी अभी बताए थे 15 अप्रैल 1980 को कितना बैंक नेशनलाइज हुआ? कितना बैंक? 6 बैंक। अभी अभी बताया गया था आपको। चलिए पोती स्वयं मांग का सृजन करती है। ये पहले भी शायद बता चुके हैं क्वेश्चन, ये पहले भी शायद सेट 5 या 6 में ऐसा कुछ होगा, आप लोग देख लें, क्वेश्चन पहले भी था। निम्नलिखित में देख लो, पोती स्वयं मांग का सृजन करती है, निम्नलिखित में किसने प्रतिवेदन किया? निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया? सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड, हु गेव दिस लॉ? ये किसने दिया? जेबी से। ये तो सबको रट आ गया होगा। चलिए ठीक, बहुत अच्छा, रटते चलते रहो। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी? इसको कौन इसका राइटर है? कौन सा है? जेम्किंस। कोई दिक्कत है? चलिए हो गया ना, यहां तक में तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे देखिएगा, इसका कौन सा आंसर होगा? जेम्किंस। आगे देखिएगा, देखिए इसका प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा, प्रतिष्ठित लिखा हुआ है। चलिए, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट? बताइए कौन सा सही है? अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, सही है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन अथवा न्यून उत्पादन की संभावना नहीं होती है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर और अंडर प्रोडक्शन इन इकोनॉमी। चलिए, फुल एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर निर्भर है? ऑन विच फैक्टर केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड? केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस पर निर्भर करता है? प्रभावपूर्ण
डिमांड पर, ये इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड है। ये जो किन्स का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, किसके ऊपर निर्भर करता है? इफेक्टिव डिमांड पर डिपेंड करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। निवेश के निर्धारक घटक कौन से है? विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट? कौन सा फैक्टर है? पूंजी की सीमांत क्षमता, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट, ए और बी। इसमें से कौन सा है? चलिए ठीक है, हो गया। चलिए इसका क्या ऑप्शन होगा? आप लोग सब ठीक लिखते चलिए इसका आंसर। तो किन्स के अनुसार विनियोग से अभिप्राय है। फॉर किन्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लॉइज, वित्तीय विनियोग से, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट से, वास्तविक विनियोग से, रियल इन्वेस्टमेंट से। इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर किन्स इन्वेस्टमेंट इम्प्लॉय, किन्स बोला था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? रियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिएगा इसका। देखिएगा, विनियोग की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ, देखिएगा इसका मतलब विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मार्जिनल इफिशियंसी कैपेसिटी क्या होगा? विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मार्जिनल इफिशियंसी कैपेसिटी क्या होगा? ये धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ते चले, घटती जाती है। ये तो आप लोग पढ़े भी हैं। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल इन्वेस्टमेंट? इसमें से रियल इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाएगा? शेयर खरीदना, परचेजिंग ऑफ शेयर, पुराने फैक्ट्री खरीदना, परचेजिंग ऑफ ओल्ड फैक्ट्री, भवनों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। चलिए ये आपका सही आंसर क्या है? ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। अब बताओ तो इस पर तो ज्यादा आप लोग क्वेश्चन भी बनाए हैं। APC प्लस APS इक्वल टू क्या होता है? 1। आप लोग पढ़े भी हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। देखो कितना क्वेश्चन बनवाए भी हैं इस पर। चलिए क्या होगा? नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू क्या होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? 1। देखो आपको अधिकतम क्वेश्चन बनवाए हुए हैं इस पर, कोई दिक्कत? इससे देखो टोटल 9 सेट आपका कंप्लीट। टोटल कितना सेट हो गया? 9 सेट कंप्लीट। और बस 3 सेट और है, 10, 11, 12। ये तीनों सीट आज आपका ये भी चल जाएगा, क्योंकि सारे टेस्ट स्टूडेंट का भी सब टेस्ट चले है, इसलिए कभी कभी थोड़ा लेट होता है। आप लोग फटाफट सारा सेट देख लो। और 2 नंबर वाला भी जा रहा है, 5 नंबर वाला भी। अब बिजनेस स्टडी का भी किसी को जाएगा तो आप लोग जाके देखो, प्ले लिस्ट में एक ही जगह पूरा मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो बिजनेस स्टडी का टोटल 14 वीडियो दिखेगा, टोटल एक ही में मिलेगा। अकाउंट का भी मिलेगा, ठीक ना? तो फटाफट, अब टाइम नहीं है, एक एक करके आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक, सभी को थैंक यू।